नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती सुनीता केशर, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय 1STC जबलपुर में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम वितान भाग 2 में संकलित जूझ नामक पाठ पढ़ेंगे और जूझ का अर्थ है संघर्ष और यहाँ पर लेखक के संघर्ष की गाथा कही गई है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक है डॉक्टर आनंद यादव और इनकी ही संघर्षमय गाथा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का एक चित्र है। चित्र के साथ साथ उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियाँ उल्लिखित हैं और जैसा कि शीर्षक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर हालात से जूझते हुए आगे बढ़ने चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक लेख भी है जो कि अखंड ज्योति नवंबर 1950 में प्रकाशित हुआ था ये, और जिसका शीर्षक है आप निराश मत होइए। तो हम इसे पूरा ना पढ़कर संक्षिप्त इसका भाव बता देते हैं बच्चों, कि इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें संघर्ष करते हुए स्वयं रास्ता बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेखक परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लें। जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 से सम्मानित इस उपन्यास को मराठी के साहित्यकारों, समीक्षकों और सुधी पाठकों की भरपूर सराहना मिली है। दरअसल आत्मकथात्मक उपन्यास की विधा को सार्थक आयाम देते हुए आनंद यादव ने अपने इस आंचलिक उपन्यास में मानवीय मूल्यों को गहरी कथात्मक संवेदना के साथ नई कलात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। जूझ एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में विकट जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, इसमें अस्त व्यस्त लेकिन अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के हाहाकारी संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है जो खेतों में काम कर रहा है। लेखक के पिता ने लेखक को चौथी कक्षा के बाद पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के कामों में लगा दिया। लेखक समझता था कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं आएगा, इसलिए वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था। इसलिए वह अपनी माँ को गांव के प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव के घर लेकर जाता है। वहाँ वह उनसे अपने बाप और अपनी पढ़ाई की इच्छा के बारे में बताता है। दत्ताजी राव उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने लेखक के पिता को राव जी के यहाँ भेज दिया। उसके पिता तुरंत उसके पास चले आते हैं। रो धोकर उनके पिता कुछ शर्तों के साथ लेखक को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक अपने पिता के सभी शर्तों को पूरा करते हुए पाठशाला जाने लगता, किंतु कक्षा में 2 लड़कों के अलावा सभी लड़के अपरिचित थे। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते थे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा, वह उदास रहने लगा। कक्षा का सबसे होनहार लड़का और मॉनिटर वसंत पाटिल के साथ लेखक की अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे लेखक भी वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई में होशियार हो जाता है और वह भी लड़कों के सवाल जांचने लगता है। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा पुकारने लगे। मास्टर जी के अपनेपन और वसंत की मित्रता के कारण लेखक को पाठशाला में मन लगने लगा। मराठी के अध्यापक सोंदलगेकर कक्षा में बच्चों को बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। आनंदा अपनी मराठी अध्यापक की नकल करने लगा और उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगा। खेती में पानी देते समय और ढोरों को चराते समय हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के साथ अब वह मास्टर साहब की नकल करने लगा। अब उसे एकांत अच्छा लगने लगा। वह ऊंची आवाज़ में कविता जोर जोर से गाता, तो कभी अभिनय करता, तो कभी कभी नाचने लगता। अब उसकी प्रसिद्धि पूरे पाठशाला में फैल गई और उसमें भी आत्मविश्वास बढ़ गया और उत्साह का संचार हो गया।
मास्टर सोनलगेकर का सहयोग पाकर लेखक को ये विश्वास हो गया कि कवि भी एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को अब अपनी कविता रचने की ताकत का एहसास हो गया। वह अब आसपास की हर चीज़ में तुकबंदी करने लगा। वह अपनी कविताओं को अपने मास्टर को दिखाता था। मास्टर उसे रचना से संबंधित जरूरी बातें भी बताते थे। यूँ कहना चाहिए कि वो हमेशा उन्हें मार्गदर्शन देते थे। उससे लेखक को अपनी प्रतिभा तराशने का मौका मिला और वह मराठी भाषा अच्छी तरह समझने लगा। अंत में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करने के बाद एक दिन वह लेखक बन गया और आनंद यादव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, आपने जाना कि किस प्रकार से लेखक जब बच्चा था तो कितनी सारी परेशानियां थी। सबसे पहले तो पिता जो हैं वही उसे पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे। खेतों में उसे जीवन भर काम करवाना चाहते थे, परंतु उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे पढ़ना है और नौकरी भी करना है। तो वास्तव में ये जो कथा है एक प्रेरणादायी संघर्ष गाथा है और इससे हमें प्रेरित होना चाहिए। कथानायक के सामने हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ थीं और उसके सामने घनघोर अंधेरा था। जिस पिता से उन्नति की आशा की जाती है वही उसकी उन्नति का दुश्मन था। जिस माँ का सहारा पाकर बच्चे आगे बढ़ते हैं वह माँ भी भयभीत थी। वह अपने अत्याचारी पति के सामने हार मान चुकी थी। ऐसी स्थिति में कथानायक के पास अपनी प्रबल इच्छा और आत्मविश्वास ही बचा था बच्चों। उसने पूरी दृढ़ता और साहस से अंधेरे को पाटा और अपने लिए स्वयं रास्ता बनाया। कथानायक ने पहले अपनी माता के हृदय को छुआ, माँ के डर को दूर करके उसे हिम्मत दिखाने के लिए तैयार किया। फिर उसने माँ को रास्ता सुझाया। वह जानता था कि उसके पिता केवल राव साहब के सामने दबते हैं, अतः उसने राव साहब को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। इतनी सी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत दिखाना और योजना बनाना सचमुच में संघर्षपूर्ण तो था ही। कथानायक को विद्यालय में जाकर भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक शरारती लड़के ने उसका खूब मजाक उड़ाया, अपमान किया। पिता ने विद्यालय से पहले और बाद में कठोर काम करने की शर्त रखी, परंतु कथानायक ने सारी कठिनाइयों को पार कर लिया और उन्नति के लिए मार्ग निकाल लिया। ये कथा सचमुच एक प्रेरक संघर्ष गाथा है। बच्चों, मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सभी को ये जूझ कथात्मक जरूर समझ में आई होगी। और अब हम इसके लघुत्रात्मक प्रश्न समझ लेते हैं और आप प्रश्न के उत्तर जरूर अपनी कॉपी में लिखेंगे। लेखक अपने पिता से पढ़ने जाने के लिए क्यों नहीं कह पाता था? क्योंकि वह डरता था, इसीलिए वो नहीं कहना चाहता। तो जानता था कि मेरे पिता मुझे पढ़ाना नहीं चाहते और यदि मैं उन्हें कुछ बोल देता हूँ तो वो गाली गलौज या अपशब्द भी कह सकते हैं मुझसे, और इसीलिए वो डर और भयभीत था वो अपने पिता से। इस डर की वजह से वह अपने पिता से अपने मन की बात नहीं कह पाया। लेखक के पिता लेखक से क्या कहना चाहते थे? लेखक उनकी बात को क्यों नहीं मानता था? उसे पता था कि उसके पिता कहेंगे कि तुम खेतों में काम करो, और लेखक पढ़ना चाहता था, इसीलिए वह उनकी बात नहीं मानता था। पढ़ाने के लिए लेखक के पिता ने क्या क्या शर्त रखी? उन्होंने शर्त रखी कि तुम प्रतिदिन जब विद्यालय जाओगे उसके पूर्व तुम्हें सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करना होगा। फिर तुम विद्यालय जाओगे। विद्यालय से आने के बाद बस्ता घर पर रख कर फिर खेत की तरफ जाकर तुम्हें पानी मिलना होगा। सोनलगेकर कौन थे तथा उनकी क्या विशेषता थी? तो बच्चों, जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा कि सोनलगेकर मराठी के शिक्षक थे और वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो नित्य प्रतिदिन लेखक को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और उनके कारण ही वह उनके जैसा एक कवि बन पाया और मराठी सीख पाया। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, इसमें हम पुस्तक के पीछे देखते हैं पाठ के साथ के जो प्रश्न हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है? तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि कथानायक की बहुत सारी विशेषताएं हैं और आप सब अपने विचार से
चिंतन मनन से, अपनी सूझबूझ से इसका उत्तर देंगे। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो ये भी आपने देखा कि उन्होंने जब देखा कि जो कवि होता है वो हाड़ मांस का ही बना होता है, वो कोई अनोखी दुनिया का प्राणी नहीं है। तो जब वो खुद कविता लिखते हैं इतनी अच्छी, तो क्यों ना मैं स्वयं भी कविता रचने लगूं, और ये आत्मविश्वास उनका और प्रगाढ़ होता चला गया। प्रश्न तीसरा, श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की इन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो ये भी आप बिंदुओं में उत्तर लिख सकते हैं। वो सारी विशेषताएं जो सोंदलगेकर के पास थीं या उनकी थीं, वो सभी को आप ऐसे बिंदुओं में लिखेंगे। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर भी आप सभी जानते हैं कि जब वो खेतों में अकेले काम करता था, जब उसे कविता से लगाव नहीं था, तो उसे अकेलापन महसूस होता था, ऊब होती थी। उसे लगता था कोई साथी होता जिससे वह बातें करता, मस्ती करता। परंतु जब कविता से जब उसे प्रेम हुआ, अर्थात वो कविता लिखने लगा, तो खेतों में फिर वो काम करते करते मस्ती के साथ कभी जोर जोर से आवाज़ से गाते हुए, नाचते हुए, अभिनय करते हुए वह बिल्कुल अपने में मगन रहता था, और उसे लगता था अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे कविता से बहुत अधिक प्रेम और लगाव हो गया था। तो बच्चों, आज की ये कहानी जूझ आप सभी को समझ में आई होगी, और अगले कक्षा के लिए हम फिर एक बार उपस्थित होंगे। धन्यवाद।